गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। ओके बच्चों, होपफुली आपने होमवर्क किया है सब बच्चों ने। कोई दिक्कत, यस किसी को सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। चल, तो कल हमने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या, कुछ डाउट है किसी को? प्लीज अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए, जब कोई कोई तो क्वेश्चन पूछना हो तभी आप उसको ऑन करिए। ओके, तो कल हमने जो लास्ट क्लास की थी हमारी ली थी, उसमें हमने अपने प्रमोशन के 3 प्रमोशनल टूल्स खत्म कर दिए थे, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो आज हमारा एक लास्ट प्रमोशनल टूल बचा है, पहले हम उसको 5 मिनट्स लगा के इसको खत्म करते हैं, फिर एक डिफरेंस देखना है हमें बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। इसके बाद हमारा ये दोनों टॉपिक होने के बाद 10 मिनट में हो जाएगा। इन दोनों टॉपिक्स के बाद हमारा प्रमोशन, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग होता है, वो खत्म हो जाएगा। एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने आपको बोला था, मैंने मार्केटिंग चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की थी। फिर हमारे 4 पार्ट्स थे, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने प्रोडक्ट पढ़ा, तो प्राइस पढ़ा, प्लेस पढ़ा, और हमने हमारा चल रहा है अभी प्रमोशन। तो प्रमोशन पहले, सबसे पहले हम अपना प्रमोशन खत्म करते हैं एंड देन हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे चले जाएंगे। कोशिश करेंगे आज, नहीं तो एक मैक्सिमम एक क्लास और में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों, आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और उसकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छी कर दी। कोई प्रोडक्ट ले लेते, लेट अस अज्यूम ये बॉटल ले, मान लेते हैं एक टपरवेयर की बॉटल है, आज सब यूज करते होंगे, तो इसका आपने बहुत अच्छा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, ठीक है, आपने पर्सनल सेलिंग भी की। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने सेल्समैन को लोगों के घर घर भी भेजा, वो आते हैं, आपको एक डेमो देते हैं। मतलब इसका तो कोई डेमो की नीड नहीं होती, बट वो आपके पास आते हैं कि हम टपरवेयर के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमसे बॉटल ले लीजिए। तो आपने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी, टीवी पे ऐड भी आ रहा है, पर्सनल सेलिंग भी कर दी, आपके लोग, आपके जो सेल्समैन है वो भी लोगों के घर जा रहे हैं। पब्लिक रिलेशन भी कर दिया। पब्लिक रिलेशन का मतलब लगा लीजिए, जैसे कोविड-19 का टाइम है, तो आपने पब्लिक रिलेशन कर दिया कि आपने जब बिल्कुल लॉकडाउन था, जब हमारा फर्स्ट फेज चल रहा था लॉकडाउन का, तो आपने क्या किया, आपने फ्री मील्स, फ्री फूड आपने सप्लाई किया फॉर द अंडर, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए आपने कैंप लगा के, फंडिंग बाय द टपरवेयर कंपनी, आपने फ्री फूड भी लोगों को, मील्स भी दान दी। तो आपने पब्लिक रिलेशन भी कर दी, लेकिन तब भी उतना इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा जितना कि ये एक और चीज करने से बनेगा। तो एक ऐसा सोचिए कि मैं सेल्समैन हूँ और मैं आपके घर आ रहा हूँ, और आपके घर में जो मतलब एक दीदी है, वो दीदी बाहर आ रही है, और दीदी को मैंने सारा बता दिया कि दीदी देखो हम टपरवेयर से है, और देखिए आप ये 6 बोतलें हैं और 6 बॉटल्स इतने की आपको आज आज आप हमसे ले सकते हो, आपको जो सा कलर चाहिए वो हम कलर आपको दे देंगे। अब दीदी वहां से बोल रही है, देखो भैया मैं लेना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा है कि बस क्या मतलब, आप मतलब कुछ ऐसा कोई ऑफर तो दे नहीं रहे कि मैं आपसे लूं, ये प्राइस तो मुझे ऑनलाइन भी मिल रहा है, ये प्राइस तो मुझे दुकान पे भी मिल रहा है, तो भैया मैं आपसे ही क्यों लूं? तो ऐसा बोल रही है। तो अब भैया क्या कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं दीदी सिर्फ आज के लिए और आपके लिए, सुनो मेरी बात को, दीदी सिर्फ आज के लिए और आपके लिए, एक के साथ एक मुफ्त। अब दीदी को लगेगा भैया हाँ इससे लेने में फायदा है, ये ऑफर जो दे रहा है वो बहुत अच्छा ऑफर है, तो उसने पहले को फिर क्या कहेगी, हाँ भैया मेरे को दे दे, 6 का एक सेट मेरे को दे दे और एक के साथ एक मुफ्त भी दे दे। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सेल्स प्रमोशन वो इंसेंटिव होता है जिससे बायर जो है उसको इमीडिएट परचेज करने का एक मोटिव मिले। वो कह रही है, दीदी कह रही है हाँ मेरे को बॉटल लेनी तो है, लेकिन ऐसा है ना अभी कोविड चल रहा है, अभी सब लोगों की, अभी मेरे पास इतना मतलब पैसे भी नहीं है, तो अभी इतनी नीड नहीं है, तो चलो कोई नहीं बाद में देखेंगे, अगले सीजन में देखेंगे। तो वो ये कह रही है, और मैंने उसको क्या इंसेंटिव दिया, मैंने उसके सामने एक छोटा सा लॉलीपॉप छोड़ा और मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको कहा दीदी देख लो, वो तो आपका डिसीजन है कि आप लेना चाहती हो कि नहीं लेना चाहती, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर आप, एक सेकेंड, अगर आप आज ही ऑर्डर लोगी, मतलब ले लोगी, बॉटल्स में से परचेज कर लोगी, तो आपको 6 के साथ 6 का एक और सेट मुफ्त मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने उसको एक इंसेंटिव दिया, मैंने उसके सामने एक मोटिव रखा कि वो जो चीज कल लेना चाहती है उसको आज ही वो ले ले। तो ये होता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, और इनको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। ये मैंने आपको एक बताया, एक और एग्जांपल हो सकता है कि मैं आपको डिस्काउंट बोल दूं कि दीदी देखो इसका ये जो है ये 150 का है वैसे 6 बॉटल्स का पैक,
लेकिन अगर आप आज ही लोगे तो मैं आपको 120 का दे दूंगा, तो ये भी हो सकता है। और भी बहुत सी स्कीम्स हो सकती है। दीदी देखो टपरवेयर के 6 बॉटल्स का पैक आप लेने पे मैं आपको टपरवेयर का एक लंच बॉक्स फ्री दे दूंगा। तो कुछ भी मतलब कुछ भी वो चीज जो कि बायर को, जो कि कस्टमर को मोटिवेट करे कि वो जो चीज कल खरीदने वाला था उसको आज ही खरीद ले, दैट इज सेल्स प्रमोशन। तो हम देखते हैं ना 3+1 3+2 ऐसे जो ऑफर्स चलते रहते हैं, या गाड़ियों में होता है, रिबेट मिलती है गाड़ियों में कि जो गाड़ी 2.5 लाख की है उसमें हम आपको 30,000 के फ्री बीज देंगे, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगवा देंगे, ये लगवा देंगे, वो कर देंगे। ये सब क्या है? ये सब हमारा सेल्स प्रमोशन होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये राउंड द ईयर चलती रहती है ये स्कीम्स? नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आती है और उस टाइम पे मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हो सकता है 10 दिन हो, 15 दिन हो, और वो लोगों को फिर वो सेल्स मतलब लोग उससे वो सामान खरीदते हैं और फिर से वो सारी जो स्कीम्स होती है वो खत्म हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप देख, अभी कुछ कोशिश मत करना याद करने के, बस आप अभी यहाँ पे देखिए, एक सेकंड बच्चे। ओके, तो अब यहाँ देखिए, सो व्हाट आर सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। इनको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स क्यों बोला? जैसे मैंने बोला कि ये राउंड द ईयर नहीं चलती, ये कुछ टाइम के लिए आती है, फिर ये स्कीम्स एक टाइम पीरियड के लिए आती है और उस टाइम पीरियड में आपके बाद ये स्कीम्स खत्म हो जाती है। तो दे आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स व्हिच आर डिजाइन्ड, वो इस तरीके से डिजाइन की गई है टू एनकरेज द बायर, मेक immediate purchase of a product or service, to encourage the buyer make immediate purchase of a product or service। देखो बच्चों, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये हम भी करते हैं। आप लोगों में से काफी बच्चे 11th से 12th में आए हुए हैं, तो जब बच्चे 11th से 12th में आते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम 11th में जनवरी के आसपास, दिसंबर एंड और जनवरी में स्कीम देते हैं कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो हम आपको 2000 का डिस्काउंट देंगे। तो वो भी तो वही बात है जो आप रजिस्ट्रेशन मार्च में जाके करवाते, करवानी थी आपको, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें कि आपको करवानी थी, जो चीज हमें मार्च में होती, मार्च में जो हमें मनी मिलता, हमने उसको जनवरी में ही ले लिया आपको 2000 का डिस्काउंट देके। तो वो भी क्या है? वो भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। और आज के टाइम पे तो जब बिजनेस लोगों का इतना ठप हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, आज के टाइम पे तो ये सेल्स प्रमोशन स्कीम्स बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे पिछले महीने, मतलब इसी महीने जून में ही, जैसे आपको पता है मॉल्स वगैरह स्टार्ट होने शुरू हुए हैं, खुल गए, तो सारी शॉप्स खुलनी शुरू हो गई है। तो उसमें जो बड़े बड़े मतलब शॉप्स थी जो पहले बिल्कुल भी ये डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देती थी, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि आप प्लीज विजिट अस एंड अवेल 20% डिस्काउंट, ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ये है वो है। तो बेसिकली आज के टाइम पे तो सेल्स प्रमोशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। तो एक बार जल्दी से फिर से डेफिनेशन याद करने की कोशिश करते हैं। सेल, देखो बच्चों, मैं हमेशा डेफिनेशन को ऐसे तोड़ तोड़ के याद कराने पे बिलीव करता हूँ कि जब आप इसको ऐसे तोड़ तोड़ के लिख लेते हो ना, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लग जाता है और हमारे को आसानी से याद हो जाती है। तो व्हाट डज सेल्स प्रमोशन मींस? दे आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, क्योंकि ये राउंड द ईयर नहीं चलते, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। दे आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स व्हिच आर डिजाइन्ड to encourage the buyer make immediate purchase of a product or service। एक बार फिर से बोलते हैं, what are sales promotion? Sales promotion refers to the short term incentives which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of a product or service। एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर मैं आपसे बोलूंगा what does sales promotion means? Sales promotion refers to the short term incentives, they are the short term incentives which encourages the buyers to make immediate purchase of the product or service। अब आप बोलेंगे मेरे साथ, तो एक बार देख के बोलेंगे what does sales promotion mean? Sales promotion refers to the short-term short-term incentives incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate immediate purchase of of the our product product or service। or एक बार फिर service। से मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, एक बार फिर से मैं बोलूंगा, sales promotion refers to the short term incentives which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of the product or service। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब बच्चे अपना रजिस्टर बाहर निकालिए, नोट्स को बंद रखिए, नोट्स ओपन नहीं करेगा कोई भी, रजिस्टर बाहर निकालिए और इस डेफिनेशन को 3 बार लिखिए, जल्दी से 3 बार लिखिए, जल्दी से। किसी को याद नहीं है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार लास्ट टाइम सुन लीजिए, फिर रिपीट नहीं करूंगा। सेल्स प्रमोशन refers to the short term incentives which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of a product or service। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मेरी बातों को मानेगा उसको बहुत फायदा होगा। प्लीज लिखिए, अगर नहीं लिखोगे तो अपना ही लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। 3 बार लिखनी है आपको।
अच्छा एक बच्चों एक दो बातें मैं आपको बता दूं, आप लोग में से कुछ बच्चे बिना मैसेज ग्रुप में मैसेज करे आप जूम पे आ जाते हो, और हो सकता है मीटिंग में एंट्री भी आपको कभी कभी मिल जाती हो कि सबके साथ आपको भी मिल गई, बट आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि मतलब हमेशा जूम पे आने से पहले अपना मैसेज ड्रॉप करना है आपको ग्रुप में, सर प्लीज लेट मी इन का, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको एंट्री ही दिलवाएगा, उसके बाद आपकी अटेंडेंस भी उसी से मार्क होगी। तो अगर आप बिना मैसेज के आओगे तो हो सकता है एक दो बार आपको एंट्री मिल गई हो, बट इसको प्रैक्टिस मत बनाइए, पहले मैसेज डालिए फिर जूम पे आए, ठीक है। हमें और कल टेस्ट में भी आपको ऐसा ही करना है, आपको पहले मैसेज डालना है जूम पे और तब आपको टेस्ट स्टार्ट करना है। ओके, चलिए इसे लास्ट टाइम बोलते हैं, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन refers to the short term incentives which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of a product or service। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? आगे Yes, बढ़े? sir. ओके, तो आइए जल्दी से नोट्स पे आइए। ये टॉपिक पहले बहुत बड़ा होता था, लेकिन लास्ट ईयर आपके कोर्स में से कट चुका है, आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। तो कम टू पेज नंबर 21 पे आइए, 21 पेज पे आइए, नीचे सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन पे आइए। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द, पूरी डेफिनेशन को अंडरलाइन करिए, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा, दे आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स which encourages the buyers to make immediate purchase। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, क्रॉस सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, आपको ठीक आंसर टिक करना है। तो दे आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स which are designed to encourage the buyers make immediate purchase of a product and service। ठीक है, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ऑल प्रमोशन, ये बस पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। दे इंक्लूड ऑल प्रमोशनल एफर्ट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट अदर देन एडवर्टाइजमेंट, पर्सन सेलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड पॉइंट को आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। कंपनीज यूज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स स्पेसिफिकली फॉर द कस्टमर्स। तीन ग्रुप्स के लिए सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज होती है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। कस्टमर्स के लिए, डीलर्स के लिए एंड सेल्समैन के लिए। बच्चों इस लाइन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एक बार, इजी है, समझ आ जाएगा। सेल्स प्रमोशन टेक्निक सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं यूज होती, कस्टमर्स के लिए भी होती है। उसके अलावा जो रिटेलर्स है, जो दुकानदार है, जो होलसेलर्स है, डीलर्स जैसे कि रिटेलर्स हो गए, इनके लिए भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज करती है कंपनीज, और सेल्समैन के लिए भी करती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कस्टमर के लिए, तो कस्टमर के लिए क्या टेक्निक्स होती है? जैसे मैंने आपको बताया 3+1, 3 लेने पे 1 मुफ्त, 4 लेने पे 2 मुफ्त, तो ये हो गए कस्टमर्स के लिए। डीलर्स के लिए क्या होता है? डीलर्स को कंपनीज इस तरीके से अट्रैक्ट करती है कि अगर आपने इस महीने में हमारा 10 लाख का माल बिकवा दिया तो हम आपको एक कुछ भी ले लीजिए, एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करेंगे या कोई और चीज ले लीजिए, वो जो भी है। तो डीलर के लिए क्या होता है? डीलर के लिए इस तरीके से होता है कि अगर आपने 10 लाख का माल बिकवा दिया तो ऐसे कह लीजिए कि हम आपकी दुकान की सारी रेनोवेशन हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। या हम आपकी दुकान में अगर आपने 2 लाख का माल बिकवा दिया तो हम आपकी दुकान का एक नया बोर्ड बनवाएंगे, अच्छा सा बोर्ड बनवाएंगे जिसमें आपका नाम भी होगा, हमारा नाम भी होगा, तो ये हो गया। अच्छा, डीलर्स को ट्रिप्स मिलते हैं कि अगर आपने हमारा 5 लाख का माल बिकवा दिया तो हम आपको थाईलैंड का ट्रिप दे देंगे या इधर का ट्रिप दे देंगे फॉर अ फैमिली ऑफ 3, इस तरीके से कुछ भी। तो डीलर के लिए ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है। अब सेल्समैन के लिए क्या हो सकती है? सेल्समैन के लिए हो सकता है जैसे कॉन्टेस्ट हो गए कि पूरे दिल्ली की हमने सेल्समैन की के बीच में कॉन्टेस्ट किया है और जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा सेल की है उसको हम एक बाइक दिलवा देंगे या एक गाड़ी दिलवाएंगे, या सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड होते हैं, सेल्समैन ऑफ द मंथ ऐसे अवार्ड मिलेंगे। तो सेल्समैन के लिए ये छोटी छोटी टेक्निक्स हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? 3 लोगों के लिए अलग अलग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज होती है। कस्टमर्स के लिए 1+1, 2+1 इस तरीके की स्कीम्स, डीलर्स के लिए हो गई डिस्काउंट्स हो गए, उनके लिए हो गई ट्रिप्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, वो सब हो गया। और सेल्समैन के लिए क्या हो गया? सेल्समैन के लिए कॉन्टेस्ट वगैरह हो गए, फ्रीबीज हो गई, गाड़ी दिलवा दी, छोटी एक मतलब स्कूटर दिलवा दी, स्कूटी दिलवा दी, कुछ इस तरीके की स्कीम्स एज पर द क्लास ऑफ द सेल्समैन ये चलती रहती है। तो आइए रीड करते हैं एक बार। Companies use sales promotion tools specifically designed to promote the customers, जैसे कि free samples, कस्टमर को सैंपल्स दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दे सकते हैं एक्सेट्रा। मिडलमैन जैसे डीलर्स हो गए, होलसेलर, रिटेलर्स, इनके लिए क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट। कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट का मैंने मतलब बताया ना कि बहुत बड़ी जैसे दुकान है आपकी, उस दुकान का एक बोर्ड हम बनवाएंगे, उसमें आपका नाम भी होगा, हमारा नाम भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट्स में, जैसे स्टेशनरी शॉप्स में बोर्ड जो लगा हुआ होता है वो दुकानदार का जो बोर्ड होता है उसमें अक्सर कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। जैसे वो पोर्ट्रॉनिक्स जो है, जो ये वो बनाता है, मतलब कंप्यूटर की चीजें बनाता है, सब कुछ बनाता है, स्टेशनरी शॉप्स वगैरह पे पोर्ट्रॉनिक्स का बोर्ड हो सकता है और नीचे उसका नाम लिखा हुआ है
AK बुक डिपो या कोई भी नाम, जो भी स्टेशनरी का नाम है, मतलब ये स्टेशनर्स जो भी लिख सकते हैं, तो मतलब नाम जो उसका नाम है, दुकान का नाम तो छोटा ही लिखा है, उसने अपनी एडवर्टीजमेंट कर ली कंपनी ने। फायदा कंपनी को भी हुआ क्योंकि इसकी एडवर्टीजमेंट हो गई, लेकिन फायदा दुकानदार को भी हुआ क्योंकि उसका बोर्ड बन गया है। तो दोनों को ही फायदा होता है। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट। कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट मतलब आपका नाम भी आ जाएगा, हमारा नाम भी आ जाएगा। आगे चलते हैं डीलर डिस्काउंट्स। जैसे डीलर्स को डिस्काउंट मिलते हैं कि अगर आपने 10 लाख का माल बेचा तो आपको डिस्काउंट 25% मिलेगा, अगर आपने 10 लाख से कम बेचा तो डिस्काउंट 20% रहेगा। तो मतलब 10 लाख का माल बेचते ही आपका डिस्काउंट 5% और बढ़ जाएगा, तो डीलर डिस्काउंट्स। आगे डीलर इंसेंटिव्स। डीलर इंसेंटिव्स बेसिकली होते हैं बच्चों ये ट्रिप्स वगैरह। ये ट्रिप्स वगैरह बहुत मिलते हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ मतलब नोन लोग हैं जो पेंट्स का काम करते हैं, जो पेंट्स होता है ना, जो ये नेरोलैक और एशियन पेंट्स, इनका काम करते हैं। तो ये तो ऐसे ऐसे ट्रिप्स मतलब वो देते हैं इंसेंटिव कि अगर आपने इतना माल बिकवाया महीने का या 2 महीने का या जिस भी तरीके का, फॉरेन ट्रिप्स, इतने फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये होता है डीलर इंसेंटिव्स। आगे चलते हैं एंड सेल्स पर्संस लाइक बोनस, सेल्समैन कॉन्टेस्ट एंड स्पेशल ऑफर्स। तो सेल्समैन के लिए अलग अलग तरीके के ऑफर्स चलते हैं उनको, जैसे एक कंपटीशन करवा दिया, हाँ एक कंपटीशन करवा दिया, सेल्समैन जो भी जिस एरिया का सेल्समैन सबसे ज्यादा सेल्स करेगा उसको हम एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करेंगे या कुछ भी इस तरीके से की चीज है, तो वो हमारा सेल्समैन है। लास्ट में आइए बेटा, एक लाइन मैंने वहां लिखी है कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। ये ना कुछ 10-12 नाम है, एक बार नाम पढ़ लेते हैं आपको। अब ये कोर्स में था, लास्ट ईयर तक कोर्स में था, अब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं rebates, discount, etc. is one type of the promotional tool। तो वो promotional tool का नाम क्या है? Sales promotion। तो आपको पता होना चाहिए कि sales promotion किस किस तरीके से हो सकती है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अब आपको ये आइडेंटिफाई करने को नहीं आएगा। तो what are the various commonly used sales promotion activities? They are rebates, they are discounts, refunds, product combination, quantity gift, instant draws and assigned gift, lucky draws, usable benefit, full finance at 10% या सैम्पलिंग एंड कॉन्टेस्ट। तो मैं आपको सबके बारे में एक एक मिनट में मतलब एक लाइन में बता रहा हूँ क्या क्या है, बट आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ये आपके कोर्स में से कट चुका है। तो जल्दी से देखते हैं। डीलर सॉरी डिस्काउंट, तो हमें पता ही है क्या होता है। डिस्काउंट होता है कि जो चीज है मतलब एमआरपी पे 10% डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है? अपनी चीज को एक स्पेशल प्राइस पे बेचना, कि ये मेरी गाड़ी 2.5 लाख की है, 3 लाख की है, लेकिन अभी लेने पे 10 दिन के लिए 2,80,000 की पड़ेगी, तो 20,000 का डिस्काउंट कार्ड, 20,000 का स्पेशल डिस्काउंट है। तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको कि कार जो पहले 3.5 लाख की थी अभी वो 3.2 लाख की पड़ेगी। तो ये डिस्काउंट नहीं है, ये रिबेट है, क्योंकि डिस्काउंट जनरली परसेंटेज टर्म्स में होता है और रिबेट जनरली अमाउंट टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। आगे चलते हैं। रिफंड क्या होता है? रिफंड का मतलब होता है कि अगर आपने मतलब ये रिफंड वो नहीं है कि अगर आपकी चीज आपको पसंद नहीं आई तो आपने वापस कर दिया, आपको रिफंड मिलेगा, ये वो रिफंड नहीं होता। रिफंड का मतलब होता है कि कुछ कंपनी ऐसे बोलती है कि अगर आप हमारी चीज खरीदते हो और अगली बार भी हमारी चीज खरीदते हो, ये प्रूफ दिखा देते हो हमें कि आपने पिछली बार हमारी चीज खरीदी थी, जैसे बिल दिखा दिया कि लास्ट टाइम भी हमने आपकी चीज खरीदी थी, अब हम फिर से आपकी चीज खरीदने आए, तो आपको जो अब आप जो चीज ले रहे हो उसमें हम आपको कुछ पैसा वापस करेंगे, क्योंकि आप हमारे क्या बन चुके हो? लॉयल कस्टमर बन चुके हो। ये रिफंड है। चीज खराब है वापस कर दी, वो रिफंड नहीं होता, वो कोई सेल्स प्रमोशन थोड़ा ना हो। सेल्स प्रमोशन है कि जैसे मान लीजिए लेट अस अज्यूम आपने कोई भी चीज ले लीजिए, कोई आपने कोई बड़ी मतलब कोई एक अच्छी जैसे टूथपेस्ट वगैरह लिया या कोई भी ऐसी चीज ली और आप उसको बाद फिर से लेते हो, तो कंपनी ये बोल सकती है कि अगर आप हमें ये प्रूफ दिखा दो कि लास्ट मंथ या पिछली बार भी आपने हमारा टूथपेस्ट लिया था, तो हम आपको इस बार टूथपेस्ट पे 5 रुपीस का रिफंड दे देंगे, तो दैट इज रिफंड। तो वो आप बिल दिखा सकते हो या कुछ भी आप प्रूफ दिखा सकते हो, दैट इज योर रिफंड। आगे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जैसे मैंने कहा कि टपरवेयर का एग्जांपल दिया कि अगर आप टपरवेयर की बोतल खरीदते हो तो उसके साथ हम आपको एक टपरवेयर का जार, एयर टाइट जार फ्री देंगे, वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। क्वांटिटी गिफ्ट भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 6 लेने पे हम आपको 2 बॉटल्स फ्री देंगे, वो क्या हो जाता है हमारा? वो हो जाता है हमारा क्वांटिटी गिफ्ट। तो क्वांटिटी गिफ्ट में और सर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है? क्वांटिटी गिफ्ट क्या होती है? सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे 3 साबुन लेने पे 1 सोप फ्री। और क्वांटिटी गिफ्ट क्या हो, सॉरी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? कोई और प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आगे इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन्ड गिफ्ट्स, ये जैसे कि उसमें होते हैं कि जब आप स्क्रैच करोगे तो कुछ तो मिलेगा ही, मतलब आपका मिनिमम 5 रुपए का रिचार्ज निकले, जो पेटीएम वाले चलाते भी थे पेप्सी के ऊपर और सब में,
कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि खाली जाओगे, लकी ड्रॉ नहीं है ये, कुछ तो मिलेगा, चाहे वो 2 रुपए की चीज हो चाहे वो 3 रुपए की चीज हो। जैसे कि आपका फन फ्लिप्स वगैरह में कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स डाल देते हैं वो बच्चों के लिए, वो इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन्ड गिफ्ट्स। उस पर लकी ड्रॉ हम सबको पता है कि लकी ड्रॉ क्या होता है कि एक जने की गाड़ी निकलेगी, गोल्ड कॉइन निकलेगा, वो लकी ड्रॉ। यूजेबल बेनिफिट का मतलब क्या होता है? यूजेबल बेनिफिट का जैसे मतलब हो गया आपको कूपन्स दे दिए, मार्क्स एंड स्पेंसर्स हो गए, जो बड़ी कंपनी है, शॉपर्स स्टॉप हो गया, वो करती है कि अगर आपने 30,000 की शॉपिंग की तो हम आपको इतने कूपन्स, मतलब आपको 5,000 के कूपन्स दे देंगे, वो यूजेबल बेनिफिट हो। फुल फाइनेंस एट 10%, ये तो आप सबको पता है कि अभी जैसे मोबाइल फोन, अभी वो आईफोन ने एससी लॉन्च की है, तो उसमें क्या है कि आप हमसे फोन ले लीजिए और हम आपको फाइनेंस भी करा देंगे, हाथों हाथ आपको फाइनेंस करा देंगे 5% पे, 0% पे, 10% पे। तो ये बेसिकली ड्यूरेबल्स में चलता है, जो बड़े ड्यूरेबल आइटम्स। सैम्पलिंग क्या, तो आपको बताइए सैम्पलिंग क्या होता है कि आपको आपने एक चीज ली, उसका एक छोटा सा सैंपल किसी और चीज का आपको मिल जाएगा। तो ऑल दीज आर सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाननी, इसका क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं आएगा। सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर क्वेश्चन आ जाए, वन कंपनी इज गिविंग अ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन टू इट्स कस्टमर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है या पब्लिक रिलेशन। तो सिर्फ इसके लिए मैंने आपको ये बताया। बच्चों समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी के मन में, कोई भी किसी नो सर। सारा क्लियर है? ओके, चलिए अब Yes, sir. लास्ट टॉपिक करते हैं हम अपना, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस करते हैं। अभी आप प्लीज नोट्स को बंद कर लीजिए। ये जो है, ये टॉपिक हमने कल नहीं, लास्ट संडे की क्लास में किया था। एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग दोनों हमने कल लास्ट संडे की क्लास में पढ़ा था। तो अब हमें पढ़ना है इनके डिफरेंसेस। मैं आपको स्लैंग भी दूंगा, मैंने आपके सामने सारे बेसिस लिखे, नोट्स आप बंद करना। मैंने आपके सामने सारे बेसिस लिख दिए। अब मैं आपसे एक एक बेसिस के बारे में पूछता रहूंगा और आप मुझे बताते रहेंगे कि सर इसमें एडवर्टाइजमेंट में ये होता है और पर्सनल सेलिंग में ये होता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्लैंग से आपको सारे के सारे बेसिस याद करा देंगे। तो एक एक करके करते हैं, आप मुझे बताते रहिए कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है और पर्सनल सेलिंग में क्या होता है। सबसे पहला शुरू करते हैं, आप मुझे बताइए कि टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजमेंट में कम टाइम लगता है या पर्सनल सेलिंग में कम टाइम लगता है? बताइए। So advertisement एडवर्टाइजमेंट में कम टाइम लगता है क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट एक ही टाइम पे बहुत लोगों तक चला जाता है, और पर्सनल सेलिंग में क्या लगेगा? इट टेक्स टाइम टू कवर द मासेस। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब बात करते हैं रीच। तो एक बात बताइए, किसकी नैरो रीच है और किसकी वाइडर रीच है? एडवर्टाइजिंग की वाइडर, एडवर्टाइजमेंट की वाइडर है। और ज्यादा लंबे उस पे स्केल पे हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग नैरो रीच है, बिल्कुल ठीक। अब बताइए मेरे को, कॉस्ट की बात करते हैं तो मेरे को बताइए कॉस्ट किसकी ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा है या पर्सनल सेलिंग की ज्यादा? सर एडवर्टाइजमेंट की ज्यादा, Advertisement की पर्सनल ज्यादा है. सेलिंग, एक एडवर्टाइजमेंट की मिनट पर्सनल बच्चों, सेलिंग की एक ज्यादा मिनट रुक जाओ, यहाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग। सर पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट ज्यादा है। बात की थी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट देखने में तो ज्यादा लगती है, लेकिन अगर हम कॉस्ट पर कस्टमर निकालेंगे तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम पड़ती है। अब एक बात बताइए, पर्सनल अगर 10 सेलिंग की लाख ज्यादा लोगों तक हमें एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है तो वह एक ही एडवर्टाइजमेंट 10 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा, यस और नो? लेकिन पर्सनल यस सर। हमें हर पर्सन के घर पे अपने पर्सन को भेजना पड़ेगा, अपने सेल्समैन को भेजना पड़ेगा। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा कॉस्टली हो गया? Personal selling. पर्सनल सेलिंग। ये बात समझ में आई कि एडवर्टाइजमेंट हमें देखने में ज्यादा लगता है कॉस्टली, लेकिन अगर हम कॉस्ट पर कस्टमर की बात करें तो वो सस्ता पड़ता है, और पर्सनल सेलिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है। बच्चों बताइए, समझ में आई सबको ये बात? यस सर। टाइप ऑफ मैसेज की बात करते हैं तो मेरे को बात बताइए कि इसमें एक ही मैसेज जा सकता है और किसमें हम मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं? सर एडवर्टाइजिंग में एक ही, एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्ड Advertisement में एक ही जाएगा. हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को कस्टमाइज। Customize कर सकते हैं. ठीक है ना? अब मेरे को बताइए, फीडबैक, किसमें फीडबैक मिल जाता है और किसमें फीडबैक नहीं मिल पाता? Personal selling में feedback मिल जाता है. एडवर्टाइजिंग में नहीं मिलता और पर्सनल सेलिंग में आपको हाथों हाथ इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है। मुझे बताइए कौन सा फ्लेक्सिबल टूल है, पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजिंग? पर्सनल सेलिंग। Personal selling. फ्लेक्सिबल टूल है, एडवर्टाइजिंग इज अ नॉन फ्लेक्सिबल टूल, इनफ्लेक्सिबल। मुझे बात बताइए कौन सा इसमें से पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और कौन सा इम्पर्सनल है? एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल है। Advertising impersonal है. पर्सनल है और पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म है, यस और नो? ओके, अब मेरे को बात बताइए कि मीडियम की बात करें तो पर्सनल सेलिंग क्या क्या किस मीडियम से लोगों तक पहुंचती है? पर्सनल सेलिंग रेडियो, टेलीविजन। News. नहीं, पर्सनल सेलिंग
Staff. है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इट यूजेस सेल्स स्टाफ, स्टाफ, ठीक है ना, आप में से किसी ने बोला भी था। और अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, रेडियो, Newspapers, TV. Media. इन सबको मिला के Magazines. हम, इन सबको मिला के हम बोलते थे मास मीडिया। इसको हम क्या बोलते थे, मास मीडिया। सारे आ गए इसमें, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर सब आ गए। तो देखिए बच्चों, आपको सारे पॉइंट आते थे। इसका मतलब ये है कि सर अगर हमें बेसिस याद हो जाए ना तो हम लिख लेंगे। तो बेसिस मैं आपको याद कराता हूँ अपने स्लैंग के थ्रू। बड़ा ही सिंपल स्लैंग बना हुआ है और मैंने सारे के सारे सीक्वेंस में ही लिखे हुए यहाँ पे। यहाँ देखिएगा, अभी नोट्स में मत लिखना, सबका फर्स्ट लेटर लेना। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, द राहुल क्लासेस आर टेंशन फ्री, फुल ऑफ फन एंड मस्ती। होपफुली आपको भी ऐसे लगता होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, द राहुल क्लासेस आर टेंशन फ्री, फुल ऑफ फन एंड मस्ती। तो टी से क्या हो गया, टाइम, आर से क्या हो गया, रीच, सी से क्या हो गया, कॉस्ट, टी से क्या हो गया, टाइप ऑफ मैसेज, एफ से क्या हो गया, फीडबैक, एफ से क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, एफ से फॉर्म और एम से मीडियम। तो जल्दी से एक बार मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ ये याद करने के लिए। आप पहले इसको याद करिए, लिखना नहीं अभी, सिर्फ याद करिए, हेडिंग सेटिंग, सिर्फ हेडिंग सेटिंग याद करिए। टी से टाइम, आर से रीच, सी से कॉस्ट, टी से टाइप ऑफ मैसेज, 3 एफ है, फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्म और उसके बाद एम से मीडियम। मैं फिर सारा हटाऊंगा और आपसे पहले पूछूंगा। ओके बच्चों, अब मैं हटा रहा हूं और मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए। तो शुरू करते। बेटा आर से क्या है, Reach. रीच, वेरी गुड। टी से क्या है, टी से Time. टाइम और दूसरे टी से Type of message. Type of message. टाइम ऑन टाइप ऑफ मैसेज, बिल्कुल सही। सी से क्या है, Cost. ठीक है। एम से क्या है, Medium. अब 3 एफ है, तीनों एफ से बोलेंगे। पहला एफ Feedback. फॉर्म, Flexible. एंड Form. Feedback. जल्दी से रजिस्टर में सिर्फ हेडिंग सेटिंग्स 2 बार लिख दीजिए, सिर्फ हेडिंग सेटिंग्स। जल्दी से रजिस्टर में सिर्फ हेडिंग 2 बार लिखिए। Sir, done. ओके, लिख लिया सबने? चलिए एक बार रैंडमली फिर से देखते हैं। टी से क्या है बच्चों, Time. दूसरे टी से Type of message. Type of message. एम से क्या है, Medium. Medium. एफ से क्या है, 3 एफ है, पहला एफ, Form. Feedback. दूसरा एफ, Form. Flexibility. फीडबैक एंड तीसरा एफ, Flexible. Flexibility. एंड उसके बाद आर से क्या है, Teach. Teach. रीच एंड सी से Cost. कॉस्ट। बिल्कुल सही आपने बोला। तो जल्दी से आप आइए अपने नोट्स के पेज नंबर 24 पे आइए और वहां पे पहले स्लैंग लिखिए। सीक्वेंस अलग हो सकता है, कोई सीक्वेंस को याद करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से स्लैंग लिखिए पहले, ये वाला जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, जो शॉर्ट में है वो शॉर्ट में। बच्चों हमेशा एक चीज में ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं, पहला डिफरेंस कभी भी इट से स्टार्ट नहीं करोगे। पहला डिफरेंस कभी भी इट से स्टार्ट नहीं करोगे। पहला डिफरेंस हमेशा आपका स्टार्ट होना चाहिए जो वर्ड है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। अगर आप पहला डिफरेंस इट से स्टार्ट करोगे तो बोर्ड्स में नंबर कटेंगे, स्कूल में कटे या ना कटे। तो पहले हमेशा एक आदत डालिएगा
पहला डिफरेंस आपको इट से स्टार्ट नहीं करना, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है प्रिंसिपल्स में, तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नहीं, आपको लिखना है यूनिटी ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल ऑफ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज अ प्रिंसिपल ऑफ, सिर्फ पहले में। आगे आप इट यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस में इट यूज नहीं करना। चलिए आइए जल्दी से एक बार देखते हैं फॉर्म। तो इट इज एडवर्टाइजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म, पर्सनल सेलिंग इज अ पर्सनल फॉर्म। आप अंडरलाइन करते रहिए जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्सनल फॉर्म, इम्पर्सनल फॉर्म। टाइप ऑफ मैसेज, इट इज सेकंड डिफरेंस में आप इट लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज, इट इन्वॉल्व्स द सेल्स स्टॉक कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स बैकग्राउंड्स एंड नीड्स। तो आप लिखिए एडजस्टेड को अंडरलाइन करिए और पहले में स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। रीच, advertising reaches masses, person selling only a limited number of people can be contacted. Cost, the cost per person, underline करिए advertising में, cost per person is very low और cost per person is very high. Medium की बात करें तो it makes use of mass media, underline करिए mass media, and it makes use of sales staff. Feedback की बात करें तो it lacks direct feedback, it provides direct and immediate feedback. तो lacks feedback, provides feedback. Flexibility की बात करें तो inflexible tool is the message cannot be adjusted and it is a highly flexible tool. Time की बात करें तो it can cover the market in short run and it takes lot of time to cover the market. अब बच्चों एक सेकंड बस इसकी एक डेफिनेशन बची है प्रमोशन मिक्स की और खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, ना सिर्फ सेल्स प्रमोशन, ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, ना सिर्फ सेल्स प्रमोशन, ना सिर्फ पर्सनल सेलिंग और ना सिर्फ पब्लिक रिलेशन यूज करती है, वो चारों का कॉम्बिनेशन यूज करती है। और बेसिकली मुझको बताइए कि इन चारों टूल से एक कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, वो क्या मतलब कर क्या रही है, वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है, मेरे को बताइए। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन से एक कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है, क्या कर पा रही है कंपनी, बताइए मेरे। प्रमोशन। प्रमोशन बेसिकली प्रमोशन बिल्कुल ठीक बोला। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कम्युनिकेट कर पा रही है, वो अपनी बातें कस्टमर तक पहुंचा पा रही है, यस और नो, ठीक है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि इन चारों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द वेरियस प्रमोशनल टूल्स, ये प्रमोशनल टूल्स है which the firm uses to achieve its communicational objectives in the market. तो हमारा क्या हो गया प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द वेरियस प्रमोशनल टूल्स दैट आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स इन द गिवन मार्केट। तो बेसिकली इन टूल्स को यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिकेट कर पाती है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, अपनी बात उन तक पहुंचा पाती है। तो एक लाइन की डेफिनेशन को लिखते हैं, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू हो जाएगा। तो कम टू पेज नंबर 19 पे आइए, 19 पे जल्दी से आइए। प्रमोशन मिक्स पे डेफिनेशन को बॉक्स में डालेंगे। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस प्रमोशनल टूल्स, अंडरलाइन करिए, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, अंडरलाइन करिए कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। अगेन अ वन मार्कर क्वेश्चन, डिफाइन प्रमोशन मिक्स। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, इनको हम टूल्स भी बोल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप वहां पे। ये जो हमने पढ़े हैं चार, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, इनको हम टूल्स भी बोल सकते हैं, वेरियस टूल्स, वेरियस फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिए इनको, वेरियस टूल्स, वेरियस फैक्टर्स, इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन कैसे ही आ सकता है। Tools, factors, ingredients, components are used by the marketeers to inform and persuade the customers about their firm products. These includes advertisement, sales promotion, personal selling and public relations. ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में हम बात कर चुके हैं और बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए अब इनके इनकी डेफिनेशंस को हमें करने की जरूरत नहीं। तो चारों के बारे में अगर मैं आपको बोलूं कि प्रमोशन मिक्स के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दूं 6 नंबर का, तो आई होप कि आप 5-6 पेजेस भर दोगे। एडवर्टाइजमेंट के बारे में इतना कुछ लिखने के लिए है, पर्सनल सेलिंग के बारे में इतना कुछ है, सेल्स प्रमोशन के बारे में इतना कुछ है और पब्लिक रिलेशन के बारे में, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए इसमें। अब आते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। मेरे को बताइए, यहां तक किसी के मन में कोई भी डाउट है? नो सर। क्लियर है? चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो एक बार कोशिश करते हो, देखते हैं किस बच्चे को याद है
फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन बोली थी? तो एक बार देखते हैं, किसी अगर याद है तो बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको पहली क्लास में कराई थी यार, होपफुली आपको याद होगी। तो बोलने की कोशिश करते बिना देखे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज अ, बोलेंगे, social process by which individuals and individuals and groups obtain What they need and what they want. need and want by creating, offering and free and freely exchanging products and products and services services of value with others। याद आई? Yes, sir. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में से याद की थी ना, एक बार फिर से बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग इज अ Social process process by by which which individuals and groups obtain obtain what what they they need need and and want through creating, offering, and freely exchanging products products and services of value with others. बेटा जिसको याद हो गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं हुई वो एक बार याद करेगा। अभी टाइम दे रहा हूँ, 3 बार डेफिनेशन को लिखिए, अभी जल्दी से लिखिए, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखिए बच्चों, 3 बार। ओके बच्चों, लिख ली? चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस by which individuals and groups of social process by which individuals and groups obtain what they need and want by creating, offering and freely exchanging products and services of value with others। समझ में आ गई बात बच्चों? लिख ली सबने? ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें अभी इसमें से क्या करना है। तो जैसे अभी हमने अब प्रमोशन के 4 टूल्स देखे, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। वैसे ही मार्केटिंग के भी 4 टूल्स होते थे, हमने पहली क्लास में देखे थे। वो 4 टूल्स क्या क्या थे? प्रोडक्ट, प्राइस, वेरी गुड, प्लेस एंड लास्टली प्रमोशन। ठीक है ना? और प्रमोशन के 4 टूल्स क्या होते थे? प्रमोशन के 4 टूल्स होते हैं Personal selling, Advertising, personal selling, sales promotion, and public relations। public relation। तो जैसे हम प्रमोशन के 4 टूल्स को प्रमोशनल मिक्स कहते हैं, प्रमोशन मिक्स कहते हैं, वैसे ही हम मार्केटिंग के 4 टूल्स को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो अभी जैसे हमने प्रमोशन मिक्स की डेफिनेशन की, दैट प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द वेरियस प्रमोशनल टूल्स which the marketer mixes in order to achieve the communication objectives। वैसे अब हम मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग मिक्स कैन बी डिफाइंड, इट इज अ सेट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल्स। पहले हमने इसमें प्रमोशन टूल्स बोला, इसमें मार्केटिंग टूल्स दैट द मार्केटर मिक्सेस या यूजेस इन ऑर्डर टू अचीव द, उससे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे थे। इससे कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेम डेफिनेशन है, सिर्फ हमने क्या किया, जहां हमने प्रमोशन में टूल्स बोले थे वहां मार्केटिंग टूल्स बोल दिए, और जहां हमने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव बोला था वहां हमने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स बोल दिया। तो एक बार फिर से बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स इज द
refers to the set of various marketing tools that the marketer uses in order to pursue the marketing objectives. खत्म हो गई बात, ठीक है ना? तो what is marketing mix? It refers to the various marketing tools that the marketer uses in order to pursue his marketing objectives in the given market. इतनी बात समझ में आई बच्चों? बताइए समझ में आ गई डेफिनेशन? Yes sir. Yes, sir. ओके, तो ये अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है. कम टू पेज नंबर 6 पे आइए. पेज नंबर 6 पे आइए. मार्केटिंग मिक्स टॉपिक है. उसमें ना ऊपर के 5-6 लाइनें छोड़ के काटनी नहीं है भी पढ़ेंगे. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स में आइए. मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स फिलिप कॉटलर वाली 3rd लाइन से पढ़ेंगे. फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन याद करेंगे. फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केटिंग मिक्स एज अ सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स. बॉक्स में डालिए मार्केटिंग टूल्स को that the firm uses to pursue its marketing objectives. बॉक्स में डालिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को in the target market. बॉक्स में डालिए टारगेट मार्केट. तो 3 वर्ड्स क्या क्या हो गए? 3 वर्ड्स हो गए हमारे मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट मार्केट. अगेन जैसे हमने उसमें मैंने आपको बताया था, इनको टूल्स कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, फैक्टर्स कह सकते हैं. वैसे ही इनको भी टूल्स कह सकते हैं, फैक्टर्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं. और इनको हम एक और चीज कह सकते हैं, क्योंकि चारों टी है तो हम इनको 4 पीस भी कहते हैं ऑफ मार्केटिंग. अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया सर. ये दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग. ठीक है बच्चों, क्योंकि सबकी स्पेलिंग जो है वो पी से शुरू होता है, इसलिए हम इसको कॉमनली 4 पीस ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं. द मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, which have broadly been classified into 4 categories known as 4 P's of marketing: product, price, place, promotions. बच्चों अब ये जो 4 P's है, देखा जाए तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में. तो ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारी पॉइंट है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट एक बार हम रीड कर लेते हैं, जिससे हमारे को एक बार सारा रिकॉल भी हो जाएगा कि हमने प्रोडक्ट में क्या पढ़ा, प्राइस में क्या पढ़ा, प्लेस में क्या पढ़ा, प्रमोशन में क्या पढ़ा. वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है याद करने की जरूरत? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, तो आपको इतना कुछ है आपके पास लिखने के लिए कि आपको स्पेसिफिकली इसको याद करने की जरूरत नहीं. तो हम एक बार रीड कर लेते हैं. मैं आपको आज रीड कराया था, उसको आपको रीड भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जितना अभी तक हमने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा है, उसी का क्या है, क्रक्स है, उसी का क्या है, जिस्ट है. तो जितना भी हमने अभी 3-4-5 क्लासेस लगा के मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा है, उनका शॉर्ट में हमने यहाँ लिखा है. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं, आपको सारा रिकॉल भी हो जाएगा, आपको आगे रीड करने की जरूरत नहीं. ओके, आइए. प्रोडक्ट मींस, हमने डेफिनेशन की थी ना, गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू व्हिच इज ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर एक्सचेंज. फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर कंपनी ऑफर्स अ नंबर ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट्स लाइक soaps, toiletry soaps, etc., detergent powder like surf, etc., food product like refined oil, vegetable oil, etc. The important product related decisions include features, quality, packaging, labeling, branding. और आपको पता ही होगा हमने 3 डिसीजंस पढ़े थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग. ठीक है, तो अंडरलाइन करिए, फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग. ओके, प्राइस की डेफिनेशन हमने की थी. इट इज अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट. In case most of the product, level of price affects the level of demand. ये भी हमने पढ़ा था यूटिलिटी एंड डिमांड में. The marketer should fix the price of the product in such a way that, इस लाइन को मार्क करिए, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, वैसे इजी है बट समझा देता हूं. इस लाइन को मार्क करिए. The marketer should fix the price of the product in such a way that the customers perceive the price to be in line with the value of product. इसका क्या मतलब हुआ कि जब मार्केटर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रख रहा है, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो वो प्राइस रख रहा है, वो कस्टमर्स को लगे कि वो जितना प्राइस दे रहा है उसको उतनी वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है, मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा है. तो इस लाइन को कैसे पढ़ते हैं? The marketer should fix the price of a product in such a way that the customers perceive मतलब believe. Perceive का मतलब क्या होता है? perception. और perception का मतलब क्या होता है? beliefs. तो कस्टमर को ये बिलीव मिले, कस्टमर believes the price to be in line with the value of the product. तो उसको ये लगे कि जो मैं प्राइस दे रहा हूँ, मुझे उतनी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है. अगर मैं आपको लगेगा कि मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूँ, आपको और जो आप उसके लिए प्राइस दे रहे हो, आपको उतना बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो आप ऑब्वियसली आप मेरी क्लासेस छोड़ दोगे. बट अगर आपको लगेगा कि हाँ, जो हम प्राइस पे कर रहे हैं, हमें उसका बेनिफिट उतना मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है, तो आप मेरे को ज्वाइन करेगा और शायद और लोगों को भी मेरा नाम दिख जाए.
Place of physical distribution includes activities that make the firm's products available at the target customers. The two major decisions are decision regarding the channels of distribution and physical movement of goods from the product producer to the consumer. याद आ रहा है सारा? And promotion, it deals with informing the customers about the firm's product and persuading them to purchase the same. Various tools of which are used by the marketer are advertisement, person selling, sales promotion, public relation. Conclusion, the success of the market offer will depend on how well these ingredients have been mixed to create superior values for the customer. बताइए बच्चों, कोई नई चीज पढ़ी हमने इसमें या वही सारा पढ़ा है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है? कोई नई चीज नहीं है, बस हाँ एक समराइज्ड फॉर्म में आपके सामने आ गया। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब मैंने आपको जो बोला था कि 5-6 लाइनें हैं जिनको मैं छुड़वा रहा हूँ मार्केटिंग मिक्स में। पेज नंबर 96 पे आइए, ये देखते हैं। ये जो आपकी मार्केटिंग मिक्स का जहाँ पे शुरू हो रहा है टॉपिक, वहाँ पे 5-6 लाइन्स है। इनको लेफ्ट में लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा, जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स शुरू हो रहा है ना, वो जहाँ पे मार्केटिंग मिक्स शुरू हुआ, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया है, उन दोनों के बीच में कुछ 6-7 लाइनें हैं जिसमें कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसके बाद लेफ्ट में लिखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अभी ये रीड करेंगे, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ओके सर। तो बेटा जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, चाहे हम कोई प्रोडक्ट में डील करें, चाहे हम किसी सर्विस में डील करें, तो कुछ तो चीजें ऐसे होती हैं, कुछ डिसीजंस तो ऐसे होते हैं जो मेरे हाथ में होते हैं। मेरे हाथ में मतलब जो फर्म के हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो फर्म के हाथ में नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैं बॉटल बनाने के काम में डील कर रहा हूं, तो इस बॉटल बनाने के काम में इस बॉटल की शेप क्या होगी, मैं इस बॉटल की शेप क्या रखूंगा, ये तो मेरा डिसीजन है कि मैं इसको इस तरीके की शेप दूंगा। मैं इस बॉटल का कलर क्या रखूंगा, ये मेरा डिसीजन। लेकिन मान लीजिए कि मैं इस बॉटल के लिए एक मशीनरी लाना चाहता हूँ, बाहर से इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मशीनरी बनेगी, सॉरी ये बॉटल बनेगी, और वो मशीनरी मेरी चाइना से आएगी, और अभी गवर्नमेंट ने चाइना से सारे इंपोर्ट रोक दिए। तो क्या ये डिसीजन मेरे हाथ में है? नहीं, ठीक है ना। तो कुछ डिसीजन होते हैं जो मेरे हाथ में है, और कुछ डिसीजन होते हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ, जो इस टाइप का एग्जांपल है, बिल्कुल इसी कोविड के टाइम का। एक तो जैसे मान लीजिए मैंने सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू किया, मेरे को सैनिटाइजर बनाने का काम शुरू करना है, तो मैंने उसमें कितने ml की बॉटल बनानी है या नहीं बनानी, वो मेरा डिसीजन। लेकिन उसका प्राइस वो मेरा डिसीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस किसने सेट कर, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया कि सैनिटाइजर प्राइस हम बताएंगे, इससे ज्यादा का नहीं बिक सकता। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिसको आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे फीचर्स हो गए, उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी पैकेजिंग हो गई, एक्सेट्रा। इनको बोला जाता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं डिसाइड कर सकते, जैसे कि हो सकता है उसका प्राइस, हो सकता है पॉलिटिकल पार्ट डिसीजन हो सकते हैं कि उसको इंपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते आप कुछ भी, तो वो होते हैं हमारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या हो गए, कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हो गए जिसको फर्म जो है वो कंट्रोल कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या हो गए जिसको फर्म के हाथ में नहीं है, वो फर्म इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो जल्दी से आइए, ये 5-6 लाइनें जो है इसमें से ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के लिए, वो पढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट किसी के मन में? ओके, तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग टू सैटिस्फाई नीड्स एंड द वांट्स। That there are large number of factors affecting the marketing decision. These can be broadly divided into 2 categories: controllable and non-controllable. Controllable factors are those factors which can be influenced at the level of firm. Influence का मतलब क्या हो गया? Which can be controlled at the level of firm. तो इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, शेप ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। आप एग्जांपल्स लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, shape of product, design of product, etc. And the non-controllable factors are those factors which are non-controllable at the firm's level. These are called environmental factors such as political factors, government policies, etc. तो इस वक्त ये जो टाइम है, मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है इस चीज को समझने का कि लॉकडाउन हो गया है, काफी ऐसी पॉलिसीज आ गई है कि आप
घर से बाहर जाएंगे तो आप मतलब आप जो मास्क नहीं पहन के आएगा उसको आप सामान नहीं बेच सकते, एक पॉलिटिकल फैक्टर है। तो आपको बहुत चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, एंड वो फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज कंट्रोल। बताइए बच्चों, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? क्लियर है सबको? नो सर। ओके, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस मैनेजमेंट फिलॉसफीज? एक सेकंड बच्चों, ओके तो आइए बच्चों, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। और इनके भी बहुत सारे नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर केस स्टडीज। हम इसको फिलॉसफीज बोल सकते हैं, हम इसको कॉन्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा आज चल रहा है, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा आज प्रैक्टिस में है, क्या वो पहले से ये था या पहले कुछ और कॉन्सेप्ट होता था, फिर उसकी इवोल्यूशन हुआ, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आया, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आया, और अब फाइनली हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिस है। तो बेसिकली बिल्कुल सही बात है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि आज से कई साल पहले, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता था, ऐसा नहीं है। पहले कोई और कॉन्सेप्ट था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स आए, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके कोई ड्रॉबैक्स आए, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आया, फिर कुछ और ड्रॉबैक्स आए, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आया, फिर कोई और ड्रॉबैक्स आए, फिर और कॉन्सेप्ट आया। फाइनली आज हमारी हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमें 5 फिलॉसफीज को पढ़ना है, यहां ध्यान दीजिएगा, हमें 5 फिलॉसफीज को पढ़ना है। नोट्स को बिल्कुल बंद रखिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अभी क्या है इसका मतलब वो सब मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप बिल्कुल सिर्फ नाम पे ध्यान दीजिए। इस कॉन्सेप्ट के कुछ लूप होल्स कह लीजिए, ड्रॉबैक्स के। उसके बाद आया हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल आए। उसके बाद हमारा आया सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल आए। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और टू बी ऑनेस्ट आज भी हमारा जो प्रैक्टिस है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी प्रैक्टिस में, हमारा इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। और फाइनली जो आज हमारी प्रैक्टिस में है दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पांचों कॉन्सेप्ट के पढ़ने हैं फीचर्स। क्या थे फीचर्स उनके, उनका मतलब उनका मीनिंग क्या था, उनका फोकस क्या था, और उनके क्या ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बच्चों आज से 50, 60, 100 साल पहले की बात है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें फर्म्स ये मानती थी कि जो बनाओगे बिक जाएगा। मतलब उनका ये मानना होता था कि जो भी बनाओगे वो बिक जाएगा, बस प्रोड्यूस करे जाओ और वो बिकता रहेगा। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, अगर आप एक ऐसी फर्म हो, अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो ये सोच रखती है कि हम जो भी बनाएंगे वो बिक जाएगा,
तो आप लोगों का फोकस किस चीज पे होगा? आप लोगों का फोकस किस चीज पे? बताइए, आप लोगों का फोकस किस पे होगा? अगर आप एक ऐसी सोच सकते हो, अगर आप एक ऐसी सोच सकते हो कि हम जो बनाएंगे वो बिक जाएगा, तो आप लोगों का फोकस किस चीज पे होगा? बताइए। Quantity. मास प्रोडक्शन पे आपका फोकस होगा। मास प्रोडक्शन में आपको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये कोशिश करोगे कि आप मास प्रोड्यूस करिए, जिससे क्या हो, कॉस्ट कम आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। हमें पता है कि जब हम ज्यादा बनाते हैं तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और माल बिकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत सालों तक चला, बहुत सालों तक कंपनीज जो बनाती थी वो बिक जाता था, क्योंकि तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 100 साल पहले की, 50 साल पहले की, जब क्या होता था, सप्लायर्स कम होते थे और कंज्यूमर्स ज्यादा होते थे, इसलिए कंज्यूमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो सप्लायर्स बेच रहे हैं वो उनको खरीदना पड़ता था। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कई सालों तक चला, और कई सालों का मतलब 1-2 साल नहीं है, कई सालों का मतलब है 20, 30, 40 साल तक ये कॉन्सेप्ट चला। लेकिन धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होते गए, धीरे धीरे लोगों के पास चॉइसेस बढ़ती गई, धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस बढ़ती गई, और धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लग गया कि कंपनीज, अब मेरी लाइन को सुनना, कंपनीज चीप के नाम पे चीप बेच रही है। कोई बता सकता है मैंने क्या बोला? कंपनीज चीप के नाम पे चीप बेच रही है, तो इसका क्या मतलब? बताएगा कोई? कम प्राइस सर की मतलब कि गंदी क्वालिटी। हाँ, मतलब चीप के नाम पे, हमें सस्ते के नाम पे घटिया माल, गंदा माल बेच रही है। तो धीरे धीरे कस्टमर्स ने बोलना शुरू किया, भैया आप पैसे लो लेकिन हमें अच्छी चीज को दो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो गया, और फिर कॉन्सेप्ट आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का ये मानना था कि आप तभी माल को बेच पाओगे जब आप एक अच्छी क्वालिटी का सामान बनाओगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मानना था? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का मानना था कि आप माल को तभी बेच पाओगे जब आप एक अच्छी क्वालिटी का सामान बनाओगे। तो मेरा सवाल आपसे, अगर आप एक ऐसी फर्म हो जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हो, बिलीव रखते हो, तो आपका फोकस किस चीज के ऊपर होगा? सर क्वालिटी। क्वालिटी पे आपका फोकस होगा, एक अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, और सिर्फ एक बार नहीं, आपको बार बार उसकी क्वालिटी को क्या करते रहते हैं, अपडेट करना है और इंप्रूव करते रहना है। तो बिल्कुल सही हो गया, आप लोगों ने एक अच्छी चीज बनाई और उसको टाइम टू टाइम आप इंप्रूव करते रहे। देखिए एक बात बताइए, क्या कोई प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए बिक जाएगा क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का है? आप एक बात बताइए, मैकडॉनल्ड्स जो है और केएफसी वगैरह जो है, वो अपने बाहर तो वो बीफ बर्गर और पता नहीं पोर्क बर्गर, पता नहीं क्या क्या चीजें बेचते हैं, और चाइना में तो वो बैट बर्गर भी बेचते होंगे, तो वो इंडिया में तो नहीं बेचते। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो, मान लीजिए भारतीय कोई फास्ट फूड चेन है, वो बहुत बेस्ट इन द वर्ल्ड बीफ बर्गर्स बनाती है, तो वो इंडिया में क्यों नहीं बेचती उसको? बताइए क्या रीजन है? बेस्ट है वो, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सर क्योंकि इंडिया में बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है वो लोग कंज्यूम करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने से वो प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। उसके लिए हमें आगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलना है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि एक प्रोडक्ट, इसको छोड़ दीजिए अभी एक बार, कुछ लोगों ने बोला कि एक प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब लोगों को वो चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि आप अपने प्रोडक्ट को तभी सेल कर सकते हो जब लोगों को वो चाहिए। लेकिन एक अलग से ग्रुप ऑफ पीपल बीच में निकला है और उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो, आप कुछ भी लोगों को बेच सकते हो, आप एक ब्राह्मण आदमी को बीफ भी बेच सकते हो, ये आपके बेचने की कला होनी चाहिए। तो उसने बोला सेलिंग कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट बीच में आया। इन्होंने बोला कि आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पुश करना है बाय हुक और क्रूक। कैसे पुश करना है वो आप देखो, आपको ये देखना है जो प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं चाहिए वो भी हम उस तक पहुंचा दे, वो आपके हाथ में कला होनी चाहिए कैसे आप पुश करते हो। चाहे आप बायर को मैनिपुलेट करो, चाहे आप उसको झूठ बोलो, चाहे आप उसके साथ जबरदस्ती करो, चाहे जोर करो, चाहे पर्सुएशन करो, कुछ भी करो। तो ये कॉन्सेप्ट नया आया, मार्केटिंग को उन्होंने पीछे हटा दिया। उन्होंने कहा हम किसी को भी कुछ भी बेच के दिखाएंगे, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट भी चला कुछ दिनों तक, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी चला। लेकिन एक चीज देखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट की सक्सेस डिपेंड होती है कस्टमर के बुद्धू बनने में, कस्टमर के पागल बनने में। जो चीज मुझको नहीं चाहिए वो चीज ये लोग मुझे बेच रहे हैं, तो अगर मैं खरीद रहा हूँ जो चीज मुझे नहीं चाहिए, तो मुझसे तो बेवकूफ इंसान ही कोई नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट था बायर्स मैनिपुलेशन के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा डिपेंडेंट था बायर्स के मैनिपुलेशन के ऊपर। और अगर आप बायर को मैनिपुलेट करते हो तो कुछ टाइम तक तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो,
लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ टाइम बाद बायर्स को समझ में आएगा कि जो हमें बेचा जा रहा है वो चीज हमें नहीं चाहिए और हमारा मजाक बन रहा है, हमारा मतलब एक तरीके से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जब ऐसा होएगा तो वो जो बायर्स है वो आपका नाम खराब कर देंगे, वो आपका नाम स्पॉइल कर देंगे और ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेड हो। फिर लोगों को समझ में आया कि अगर हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है कि हम लोगों को वही दे जो लोगों को चाहिए। सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका है कि हम लोगों को वही दे जो लोगों को चाहिए। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया जिसका ये मानना है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको लोगों की नीड्स एंड वांट्स को समझना है और उन्हीं नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से आपको लोगों को चीजें देनी है। लेकिन बच्चों इस कॉन्सेप्ट में भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब मान लीजिए मेरे पास 8 साल का बच्चा कहता है, मैं एक सेकंड हाँ विश्वास जी कुछ डाउट है आपको, बताइए विश्वास क्या डाउट है? विश्वास ओके चलिए, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा डाउट एक ड्रॉबैक आया। मान लीजिए मैं एक फर्म हूं और मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ और मेरे पास एक बच्चा आया 8 साल का, वो मुझसे मांग रहा है सर थोड़ा सा वो है क्या वो जरा वो दे दो जरा, आप समझ ही चुके होंगे क्या वो हीरोइन मांग रहा है, कुछ ऐसी चीजें मांग रहा है। तो जस्ट बिकॉज वो मांग रहा है क्या मुझे वो सप्लाई करनी चाहिए उसको? बताइए मुझको, क्या मुझे उसको ड्रग्स देने चाहिए? नहीं सर, ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। अच्छा, और सुन लीजिए कि कोई छोटा बच्चा मेरे से सिगरेट मांगता है, मतलब 6-7 साल का या 8 साल का 10 साल का, सर सिगरेट भी नहीं देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ तो क्या मुझे वो चीज उसको देनी चाहिए? नहीं सर नहीं देनी चाहिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करो, लेकिन सोसाइटी का हार्म उसमें नहीं होना चाहिए। आप ऐसी कोई भी नीड एंड वांट को पूरा मत करिए जिससे आप सोसाइटी का हार्म कर देंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का भी एक रिफाइंड वर्जन आया, इसका नाम क्या था? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है that pursue marketing but in a manner but in a fashion that society's well-being is enhanced not compromised। तो आज की डेट में जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। पहले आप बताइए, अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप मुझको बताइए कि क्या आपको पांचों कॉन्सेप्ट्स की बेसलाइन समझ में आ चुकी है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब समझने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके, अब हम इसको डिटेल में नोट से ही पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को ना इसमें एक चीज मैं आपको पहले बता दूं। पहले तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए जहां पे फिलॉसफी शुरू हुई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर केस स्टडीज। ठीक है, पहली बात तो ये लिख लीजिए। इसका मैं आपको बताता हूँ, जब हम रीड करेंगे ना, थोड़ी जो लैंग्वेज है, थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल है, मतलब बहुत आसान है, मतलब यही है जो मैंने समझा दिया, थोड़ी लैंग्वेज टेक्निकल है, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाता रहूंगा और आपको मतलब समझाता रहूंगा। ठीक है, बस थोड़ा याद करने में हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि वर्ड्स थोड़े टेक्निकल है, मतलब बहुत आसान। तो आइए जल्दी से पेज नंबर ओके, कम टू पेज नंबर 3 और जहां पे क्वेश्चन शुरू हुआ है फिलॉसफीज का, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए। तो आइए एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मीनिंग, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू that a potential exchange would be realized when the products are, दो वर्ड्स को बॉक्स में डालिए, inexpensive and widely available। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मानना था कि सिर्फ सस्ती चीज होनी चाहिए, सस्ती चीज होनी चाहिए और आसानी से मिल जाए। और तभी वो कंपनी किस चीज पर बिलीव करती थी? ज्यादा से ज्यादा बनाने में बिलीव करती थी, क्योंकि जब हम ज्यादा बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आपने दो वर्ड्स को बॉक्स में डाला, इनएक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल को। एक सेकंड, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू, मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये सोचना था कि एक्सचेंज तभी होगी when the products are inexpensive and widely available. The focus of the firms following the production concept is on lowering the cost of production. Underline करिए, lowering the cost of production by means of mass production and distribution. Underline करिए, mass production and distribution. Drawback, customers will not always buy products which are inexpensive and easily available.
हमेशा कस्टमर वो चीजें नहीं खरीदेगी जो कि आसानी से मिल सकती है और सस्ती है। सूटेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट वहां सूटेबल है जहां पे लोग पैसों की को देख के सामान खरीदते हैं। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लीड्स टू द सक्सेस ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स वेयर द कस्टमर्स आर गवर्न्ड बाय द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो जहां पे लोग पैसा और आसानी से मिल जाए चीज को वो देख के सामान लेते हैं, वहां तो ये चल सकता है। ये आदित्य, क्या डाउट है आपका? सर एक बार ये फिर से समझा दो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बच्चे आज से 50-100 साल पहले की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तब चलता था और तब लोगों के पास पैसा नहीं था, कस्टमर्स ज्यादा थे, सप्लायर्स कम थे। तो हम लोगों को ये लगता था, सब लोगों को ये लगता था कि कस्टमर को सिर्फ सस्ती चीज चाहिए और आसानी से चाहिए। मतलब ये नहीं है कि कस्टमर अपनी एक चीज को खरीदने के लिए घर से 10 किलोमीटर दूर भी जाएगा, उसको घर के बाहर चीज मिल जाए, सस्ती चीज मिल जाए, चाहे कबाड़ मिल जाए, चाहे कूड़ा मिल जाए। तो कंपनीज का ये बिलीफ थी। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो ये बिलीव रखती है कि कस्टमर को आसानी से चीज मिल जाए सस्ती, तो आप किस चीज पे फोकस करोगे? ज्यादा बनाने पे, क्योंकि जब आप ज्यादा बनाओगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जब ज्यादा बनेगा तो इजीली उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाओगे। तो बताइए, अगर आपका फोकस इस पे था कि आपको कॉस्ट कम करनी है तो आप क्या करोगे? मास प्रोडक्शन, यही था हमारा कॉन्सेप्ट। आया समझ में? सर थैंक यू। तो बच्चों एक बात बताइए, आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की तो समझ में आ गया? थोड़ा पहली जो लाइन है उसके वर्ड्स टेक्निकल है, दैट पोटेंशियल एक्सचेंज वुड बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव एक्सेट्रा। बस वो चीज थोड़ी सी टेक्निकल है और सारा तो इजी है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? तो मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में डिफरेंस क्या हुआ? अभी चलते हैं, पहले अभी प्रोडक्शन की बात करो, मार्केटिंग पे होगा ना तब बता दूंगा। पहले प्रोडक्शन समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता था सस्ता होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है अच्छा होना चाहिए। तो अब आइए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होल्ड्स द व्यू दैट, वही पहली लाइन है थोड़ी सी टेक्निकल और सब तो बहुत आसान है। होल्ड्स द व्यू दैट बिजनेस गोल्स वुड बी रियलाइज्ड ओनली व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी आर प्रोड्यूस्ड। तो अंडरलाइन करिए, प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी आर प्रोड्यूस्ड। The focus of the firms following the product concept is on production of the superior products. Underline करिए, production of the superior products and improvement of the products over a period of time. And उसके products की जो quality है उसको time to time improve करते रहे and improvement of the products over a period of time. इतनी बात समझ में आई बच्चों? आगे चलते हैं। Drawback: customers may not buy a product just because it is of high quality and may not need it. एक सेकंड बच्चों, देखते हैं। if they are of high quality, even if they are of high quality, if they do not need it. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया? ओके, अब बच्चों हम आज की क्लास को यहाँ पे रोकेंगे, लेकिन कुछ मेरे को एक दो बातें करनी है, उस वजह से ही मैं क्लास को 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। पहले तो एक बात तो सबसे पहले ये है कि कल आप लोगों का टेस्ट है। एक मिनट यहाँ देखिएगा, सब होमवर्क वगैरह सब मैं यहाँ लिखूंगा। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि कल आपका टेस्ट है 1 PM पे ऑफ चैप्टर 2। मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। ये आपका एक एमसीक्यूज कह लीजिए, और इसमें आपको 1 वर्ड भी लिखना तो आ सकते हैं। 25 क्वेश्चंस का टेस्ट होएगा, 40 मिनट्स का टेस्ट होएगा। कल आपको 2 डिवाइसेस लेके बैठना है। आपको 1 बजे ग्रुप पे जूम का लिंक भी मिलेगा और उसका लिंक भी मिलेगा। काफी बच्चों को पता ही होगा, बट जो बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। आपको वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए टेस्ट को करना है और उसके बाद आपको वो फॉर्म सबमिट भी करना है। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो आपका वो टेस्ट आपको मतलब सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आपको वो टेस्ट 1 PM से 1:40 तक मैं उसको बंद कर दूंगा। फिर 1:45 5 मिनट और लग जाएंगे ऊपर, मतलब ऊपर ले लेते हैं। 1:45 के बाद मैं वो क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड होपफुली मैं 2 या 2:10 तक मैक्सिमम आप लोगों को फ्री कर दूंगा। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको मार्क्स आपको अपने पता चल जाएंगे, लेकिन आपके पास ऑफिशियली मार्क्स का जो मैसेज है वो अगले दिन आएगा। उस दिन हम मैसेज नहीं देंगे आपको, वो उससे कुछ चीटिंग मीटिंग हो रही है, तो मैं अगले दिन आपको मैसेज दूंगा। तो सब बच्चों को ये टेस्ट देना है। 12:55 पर आप रेडी रहिए 2 डिवाइसेस के साथ। सबको वीडियो ऑन करके रखने हैं। जिन बच्चों का जेन्युइन रीजन है, किसी का स्कूल है, किसी का कुछ है, तो बहुत कम बच्चे जिनका मेरे पास मैसेज आ चुका है, सिर्फ उनको मैं ऑप्शन दूंगा
ट्यूसडे के टाइम का, लेकिन वो टाइम मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मैं ट्यूसडे का टाइम कल ही बताऊंगा। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए, कोई मजाक नहीं है कि सर मैं ट्यूसडे दे दूंगा, आपको तैयारी करके रखनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, बीच बीच में से लाइनें पढ़नी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है बच्चों कि आज का होमवर्क क्या है। आज का आपका होमवर्क है, आज आपका ज्यादा होमवर्क नहीं है, आज आपको सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डिटेल में लिखना है। बस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को एक एक बार डिटेल में लिखना, बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, आज आपका ज्यादा होमवर्क नहीं। अब तीसरी चीज बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेरे को अभी एक क्लास और चाहिए, मतलब 1 घंटे की, 1 घंटा ही मान लीजिए, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं चाहिए, तो 1 घंटे की ही क्लास चाहिए। मैं वैसे तो मैंने बच्चों को बोला था कि मैं अब ट्वाइस अ वीक नहीं रखूंगा, लेकिन सिर्फ एक क्लास और सैटरडे को मैं लूंगा। मेरे को पता है आपको में से कुछ बच्चों की क्लासेस होती है सैटरडे को, स्कूल भी होता है, तो उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सैटरडे को एक क्लास है आपकी, 11 बजे ही है। सैटरडे को हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, संडे से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो सैटरडे को आपकी लास्ट क्लास है, जिन बच्चों का स्कूल होता है सैटरडे को, उनके लिए यही है, मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। मैं सैटरडे को इस चैप्टर को फिनिश करा के संडे से नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम मार्केटिंग, इसके बाद वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड बुक के भी 2 चैप्टर हो जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटा चैप्टर है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारी सेकंड बुक के भी 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर हम अगेन फर्स्ट बुक में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से हम अगेन फर्स्ट बुक में आ जाएंगे। तो ठीक है, अब हम कल मिल रहे हैं 12:55 पे। कल 12:55 पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। ओके, Yes, sir. चलिए ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिएगा मुझे। ओके सर। ओके बेटा।